तो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और काफी देर तक हम इसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सो आइए देखते हैं क्या होता है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सिंपल आई से डिनोट करते हैं। जैसे आप एक सिचुएशन इमेजिन करें कि ये एक्सिस है, ये इस तरह से एक्सिस है, और एक लाइट रॉड है, लाइट रॉड, दिस इज अ लाइट रॉड, उसका कोई मास नहीं है, उससे एक बॉल अटैच है छोटी सी जिसका मास m है, और ये डिस्टेंस जो है वो r है। इस एक्सिस के अबाउट ये बॉल घूम रही है, आप इमेजिन कर पा रहे हो, इस एक्सिस के अबाउट ये बॉल घूम रही है, ठीक। तो इस केस में हम बोलेंगे कि ये जो बॉल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर। m इज इट्स मास, r इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स आप बात? जैसे एक और सिचुएशन देखें कि अब फिर से ये एक्सिस है, ठीक, और अब ये जो बॉल है मास m, वो r/2 के डिस्टेंस पे ऐसे, मतलब बॉल को एक्सिस के पास ले आए, बॉल को एक्सिस के पास ले आए, अब ये बॉल ऐसे घूम रही है, तो हम बोलेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है स्टूडेंट्स? m इंटू r/2 होल स्क्वायर। यहां पर जो टर्म आएगा वो क्या है? एक्सिस से डिस्टेंस, दिस विल बी mr स्क्वायर बाई 4। समझ रहे हैं मेरी बात स्टूडेंट्स? ठीक। तो अगर हम ये जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस चेंज करेंगे एक्सिस से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा, ठीक। फिर जैसे आप सपोज करो कि ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, अब ये जो बॉल है मास m की, वो इसी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, आप इमेजिन कर पा रहे हो कैसे घूमेगी? इसी लाइन के अबाउट घूम रही है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बोलेंगे? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर। यहां पर एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? एक्सिस से डिस्टेंस किसी है बॉल की? 0, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक। तो बेसिक फंडा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का समझ में आया। बेसिक फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का m इंटू r स्क्वायर, वेयर r इज डिस्टेंस बिटवीन द मास एंड एक्सिस। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन बोलूं कि ये एक लाइट रॉड है लेंथ r की, और यहां पर मास m अटैच्ड है, इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, कितना होगा? बताएं आप, बोले कितना होगा स्टूडेंट्स? अगर आप mr स्क्वायर सोच रहे हैं तो गलत है। अगर मैं इस लाइन को एक्सिस लेता हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इस लाइन को एक्सिस लूंगा तो ये r/2 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr/2 होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अगर मैं इस लाइन को एक्सिस लूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक एक्सिस नहीं बताई जा रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बताया जा सकता है। तो दिस इज आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट हियर, क्या? विदाउट एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज नो मीनिंग, ठीक है। एक्सिस के बिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई भी मतलब नहीं होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात तभी की जा सकती है जब एक्सिस रोटेशन बोला क्या हो। अब जैसे ये सिचुएशन आप देखें कि ये हमारी एक्सिस है, एक्सिस जो है वो स्क्रीन से बाहर निकल रही है, स्क्रीन से बाहर निकल रही है, एक बॉल है मास m का, r रेडियस का, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो इस बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mr स्क्वायर होगा, आपको पता है। लेकिन अब यहां पर ऐसे एक लाइट रॉड से एक और मास वैसा ही अटैच्ड है, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसे घूम रहा है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसे घूम रहा है। इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बोलेंगे? तो बहुत सिंपल स्टूडेंट्स, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे mr स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे mr स्क्वायर, और दोनों को ऐड कर देंगे तो दिस विल बी 2mr स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। वैसे अगर यहां पर एक और रॉड हो और यहां पे मास m हो और ये लेंथ भी r है, ठीक है, और एक और रॉड ऐसे एक और हो, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या करेंगे? mr स्क्वायर 2 बार और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आंसर विल बी 4mr स्क्वायर, सॉरी 4mr स्क्वायर। तो यहां से हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट यह है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी एडेड। अगर बहुत सारी बॉल्स हैं तो हम सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर सकते हैं। अब इन सिचुएशंस को आप देखें स्टूडेंट्स, ये सिचुएशन आप अच्छे से समझ रहे होंगे। इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा स्टूडेंट्स? 4mr स्क्वायर होगा, कोई डाउट की बात नहीं है। इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? इसका mr स्क्वायर, इसका mr स्क्वायर, इसका mr स्क्वायर, इसका mr स्क्वायर, फिर से 4mr स्क्वायर होगा। इस केस में देखें स्टूडेंट्स, इस केस में भी आप समझ रहे होंगे 4mr स्क्वायर होगा, ठीक है। इन तीनों केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4mr स्क्वायर ही होगा, ठीक। तो स्टूडेंट मैं ऐसा हो सकता हूं कि इस स्ट्रक्चर को ही तोड़ मरोड़ के मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है,
और इसी स्ट्रक्चर को तोड़ मरोड़ के मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है। लेकिन जब ये तोड़ फोड़ मैं कर रहा हूं और न्यू स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रहा हूं, तो जो भी मास था हमारे पास उसका एक्सिस से मैंने डिस्टेंस चेंज नहीं किया है। जो भी मास था उसका एक्सिस से डिस्टेंस चेंज नहीं किया। यहां पे चारों मास का एक्सिस से डिस्टेंस कितना था, आर। यहां पर भी अभी भी चारों मास का डिस्टेंस एक्सिस से कितना है, आर। यहां पर भी चारों मास का एक्सिस से डिस्टेंस अभी भी क्या है, आर। तो स्टूडेंट्स, तीसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं आज शायद समझ गए होंगे। ठीक है, वो ये है कि अगर मैं किसी स्ट्रक्चर को तोड़ मरोड़ दूं सच दैट कि उसके जो मास हैं उसका डिस्टेंस एक्सिस से चेंज ना हो, उनका डिस्टेंस एक्सिस से चेंज ना हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सेम रहता है। देखो स्टूडेंट, मैं यहां पे लिखता हूं तो आपको और समझ में आ जाएगा। इफ अ स्ट्रक्चर इज चेंज्ड सच दैट डिस्टेंस ऑफ masses from axis remain unchanged, I will not change, will not change। ठीक है स्टूडेंट्स, कई सारे और एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और ये क्लियर हो जाएगा। जैसे इस केस में ऑब्वियसली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारा दैट विल बी mr स्क्वायर। अब आप सपोज करो मैंने ऐसे कर दिया कि यही एक्सिस है, लेकिन इस बॉल को मैंने मेल्ट करके 4 नए बॉल्स बना दिए, ऑल ऑफ मास m/4, ऑल ऑफ मास m/4। ठीक है, वो सारे के सारे ऐसे रोटेट कर रहे हैं। अब इस सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अभी भी सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर रहेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर जरूर चेंज किया है लेकिन डिस्टेंसेज को चेंज नहीं किया है। पहले ये जो मास था वो r डिस्टेंस पे था, अभी भी ये सारा का सारा मास r डिस्टेंस पे ही है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूं, इन सारी बॉल्स को मेल्ट करके इस तरह से m मास का एक रॉड बना दूं जो कि अभी भी r डिस्टेंस पे और ऐसे रोटेट कर रहा है, तो अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं कितना लिखूंगा, mr स्क्वायर। फिर आप सोचें कि मैंने क्या किया कि इस बॉल को मेल्ट किया, उसको एक आयरन स्टील फैक्ट्री में भेजा और उससे मैंने एक रिंग बना दी, ऐसे एक रिंग बना दी जिसकी रेडियस जो है वो है r। ठीक है, तो ये रिंग का मास भी कितना है, m। क्यों मास m है, क्योंकि वो इसी बॉल से मेल्ट होकर बनी है। ठीक है, तो ये m मास की रिंग है जिसका रेडियस r है और ये इस तरह से घूम रही है, इस तरह से घूम रही है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स, आप बताएं, सोचें सोचें, mr स्क्वायर ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि रिंग का हर हिस्सा अभी भी एक्सिस से कितने दूरी पे है, r, अभी भी एक्सिस से r दूरी पे है। तो आपने स्ट्रक्चर जो है वो तो चेंज किया है लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी mr स्क्वायर होगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है स्टूडेंट्स। एक रिंग हो अगर m मास की, उसका रेडियस r है, वो अपने सेंटर के अबाउट घूम रहा है, उसका एक्सिस जो है वो सेंटर से इस तरह से पास हो रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन, यू मस्ट रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन मैं आपको बताता हूं। अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ये जो बॉल है इसको फिर आयरन स्टील प्लांट में भेजा, उससे मेल्ट करवा के ऐसे एक हॉलो सिलेंडर बनवाया। ठीक है, तो उस हॉलो सिलेंडर का मास m ही होगा और हमने ऐसा सिलेंडर बनवाया जिसका रेडियस r ही है और वो अपने सेंटर से पास होने वाली इस एक्सिस के अबाउट इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा स्टूडेंट्स, बताएं आप, mr स्क्वायर ही होगा स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर तो चेंज किया है लेकिन डिस्टेंस अभी भी चेंज नहीं हुआ है। पहले इस बॉल का डिस्टेंस r था एक्सिस से, अभी भी सिलेंडर के हर पोर्शन का डिस्टेंस एक्सिस से कितना है, r। सिलेंडर के हर पोर्शन का एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, r। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल स्टिल रिमेन टू बी mr स्क्वायर। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टूडेंट्स, कि अगर हॉलो सिलेंडर हमारे पास होता है, प्लीज नोट हॉलो सिलेंडर, ठीक है, तो इस एक्सिस के बाद उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है। ठीक है, प्लीज नोट, अगर हम सॉलिड सिलेंडर बना पाते समहाउ, प्लीज नोट, अगर हमने सॉलिड सिलेंडर बनाया होता m मास और r रेडियस का और वो ऐसे रोटेट कर रहा होता, तो क्या अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में mr स्क्वायर लिखते हैं स्टूडेंट, सोचो जरा। नहीं लिखते, बिल्कुल नहीं लिखते। क्यों, अब ये सॉलिड सिलेंडर है ना, तो यहां वाला पार्ट जो है वो तो r डिस्टेंस पे एक्सिस पे, लेकिन यहां पर जो मास होगा वो r डिस्टेंस पे नहीं है, यहां पर जो मास होगा वो r डिस्टेंस पे नहीं है। तो इस केस में स्ट्रक्चर के साथ साथ मास का एक्सिस से डिस्टेंस भी चेंज हो गया, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं रहेगा।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स 3 इंपॉर्टेंट केसेस अभी तक हमने देखे। इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, एक रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, और हॉलो सिलेंडर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जो सॉलिड सिलेंडर होता है जैसे ये है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। इसको निकालने का अलग तरीका होता है। इसको निकालने के लिए इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है, इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर सॉलिड सिलेंडर होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, और वो कैसे निकाला जाता है, उसको निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। जैसे कुछ और केसेस में आपको बताऊं, जैसे अगर ये डिस्क है हमारे पास, डिस्क इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप गेस कर सकते हो क्या होना चाहिए। इसका मास m है और रेडियस r है। सोचो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 ही होता है स्टूडेंट्स। जितना इस सॉलिड सिलेंडर का था उतना ही इस डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। लॉजिक सोच सकते हैं आप। लॉजिक ये होता है कि अगर इस डिस्क को ऊपर से आपने मार के चिपका दिया तो डिस्क बन जाएगा ना, ठीक है, और डिस्टेंसेस भी चेंज नहीं होगी, ठीक। फिर स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि सपोज करो हमारे पास हॉलो स्फीयर है जो इस तरह से एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, इसका मास m और रेडियस r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है दैट इज 2/3 mr स्क्वायर, ठीक है। और यही स्फीयर अगर सॉलिड होता है और इस तरह से एक्सिस के अबाउट घूम रहा होता है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर। इन सबको निकालने के लिए भी इंटीग्रेशन का यूज होता है बच्चों। इनफैक्ट एक और सिचुएशन में आपको बता सकता हूं कि सपोज करो जैसे कि एक रॉड है हमारे पास इस तरीके से, जिसकी लेंथ l है, और अपने सेंटर से पास होने वाले इस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर बाई 12। इसको भी इंटीग्रेशन से ही निकाला जा सकता है। तो स्टूडेंट्स जो फॉर्मूले में मार्क कर रहा हूं वो बिल्कुल याद रखने आपको। ये दिस रिंग, उसका एम आर स्क्वायर, रॉड का इस एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12, हॉलो सिलेंडर का एम आर स्क्वायर, सॉलिड सिलेंडर का एम आर स्क्वायर बाई 2, डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2, हॉलो स्फीयर का 2/3 एम आर स्क्वायर, एंड सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर। बहुत सारे क्वेश्चंस में इनकी जरूरत पड़ेगी, तो यू मस्ट रिमेंबर देम। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि इनमें जिन जिन केस में इंटीग्रेशन यूज हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, उन केसेस में इंटीग्रेशन यूज कैसे हुआ है वो हम समझेंगे। जैसे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से आया, ये कैसे डिराइव हुआ, ये हम देखेंगे। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिराइव हुआ हम देखेंगे। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिराइव हुआ हम देखेंगे। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिराइव हुआ ये देखेंगे। और भी बहुत सारे केसेस देखेंगे जिसमें इंटीग्रेशन के हेल्प से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट होता है। तो यूज ऑफ इंटीग्रेशन टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो स्टूडेंट्स ने बता दूं ये बड़ा एडवांस टॉपिक है, ठीक है। ये तो होना ही एडवांस टॉपिक क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन यूज हो रहा है। कोई भी टॉपिक जिसमें इंटीग्रेशन यूज होता है वो एडवांस टॉपिक हो जाता है, एंड दैट इज ओनली फॉर टॉपर्स। इनफैक्ट ये बहुत ही एडवांस टॉपिक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है और बहुत एम्बिशियस नहीं है तो यू कैन लीव दिस पार्ट। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो अगर इंटीग्रेशन का यूज होने वाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने में, तो थोड़ा सा रिकॉल करने में किया जाता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है। तो थोड़ा सा हम इंटीग्रेशन के 1-2 केसेस रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है इस तरीके से, और लिमिट है 1 से 2। तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होता है स्टूडेंट्स, एक्स टू द पावर n अगर होता है तो उसका इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। आपको शायद याद होगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, और फिर लिमिट है 1 से 2, तो पहले हम 2 रखेंगे वहां पे, 2 क्यूब बाई 3 माइनस 1 क्यूब बाई 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, दैट विल बी आवर आंसर। सही ना स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं ऐसे इंटीग्रेट करना हो, इंटीग्रेट y dx लिमिट 1 to 2, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस केस में हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। क्यों इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पे आप देखो 2 वेरिएबल्स हैं, एक तो y और एक x, 2 वेरिएबल्स। अगर 2 वेरिएबल्स होते हैं तो इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं होता है। मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे, यानी 2 या 3 या 4 या 5 ऐसे वेरिएबल्स होंगे तो हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहां पर आप देखो सिर्फ x का ही टर्म था, एक ही वेरिएबल था, हम इंटीग्रेट कर पाए स्टूडेंट्स, ठीक है।
फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, इसमें लिमिट दी हुई है 0 से π/2। इसको इंडिकेट कर पाएंगे क्या स्टूडेंट्स? एक ही वेरिएबल है, देखो थीटा, यहां भी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट्स माइनस कॉस थीटा, और लिमिट 0 से π/2, तो यहां पे हम लिखेंगे माइनस कॉस ऑफ π/2 माइनस ऑफ माइनस कॉस 0। तो कॉस π/2 तो 0 होता है, तो ये 0 हो गया, माइनस कॉस ऑफ 0 इज 1, तो दिस इज 1, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे से केसेस मैंने इंटीग्रेशन के आपको बताए हैं, और भी बहुत सारे इंटीग्रेशन के एग्जांपल्स हो सकते हैं। आई विल एडवाइज यू कि थोड़ा सा इंटीग्रेशन आप रिवाइज कर लें बिफोर वी गो अहेड, अगर आपको इंटीग्रेशन में थोड़ी दिक्कत होती है तो। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात हम और कर सकते हैं जो एरिया से रिलेटेड है, जो हमें आगे हेल्प करेगी। जैसे सपोज करो हमारे पास कोई वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक, फॉर एग्जांपल एक रॉड ले लेते हैं, वो रॉड इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ अ वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, उसका मास m है और लेंथ l है, ठीक। इसमें एक छोटा पोर्शन मैंने लिया जिसका लेंथ है x, ठीक है। अगर मुझे इस पोर्शन का मास निकालना है, सिर्फ इस पोर्शन का, तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो यहां पे मैं यूनिटरी मेथड यूज कर सकता हूं स्टूडेंट्स। यूनिटरी मेथड आप लोअर क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो। मैं बोलूंगा कि जब लेंथ l है तो मास इज m, ठीक है। अगर लेंथ 1 होती तो मास हो जाता है m/l, अब अगर लेंथ x है तो मास हो जाएगा m/l इंटू x। सही है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सी बात है। उसी तरह से आप सपोज करो हमारे पास कोई 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट होती है, अगर इसके डायमेंशन है a, b और उसका मास है m, ठीक है। और सपोज करो इसमें हमने एक स्ट्रिप ले ली, ठीक, उस स्ट्रिप की लेंथ b होगी, और सपोज करो उसकी ये जो डिस्टेंस है वो है x। सिर्फ इस स्ट्रिप का मास निकालना है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? देखो क्या होता है, जब वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है तो उसका मास जो होता है वो लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन जब 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है तो उसका मास उसके पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सही ना, पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहां पर हमने लेंथ का यूज किया था मास कैलकुलेट करने के लिए, यहां पे एरिया का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे जब पूरे प्लेट का एरिया a इंटू बी था तो मास m था, अगर एरिया 1 होता तो मास m/ab होता, ठीक है। अब स्ट्रिप का एरिया क्या है? आप देखें, स्ट्रिप का एरिया होगा ये लेंथ x और ये लेंथ b, तो जब एरिया x इंटू बी है तो मास विल बी m/ab इंटू xb विच इज इक्वल्स टू mx/a, ठीक है। तो यहां पे हमने एरिया का यूज किया। वैसे स्टूडेंट आप समझ लोगे आगे क्या आने वाला है। अगर मेरे पास कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि सपोज कर लो ये स्फीयर है, ठीक है, दिस इज सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर ऑब्वियसली एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। यहां पर जो मास है वो पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। सपोज करो इसका रेडियस r है, इसमें एक छोटा सा पार्ट मैंने कट कर दिया ऐसे, जिसका वॉल्यूम v है। तो इस छोटे से पार्ट का मास निकालना है। इस छोटे से पार्ट का मास कैसे निकालेंगे? हम यहां पे वॉल्यूम का यूज करेंगे। हम बोलेंगे जब पूरा वॉल्यूम 4/3 πr³ है तो मास कितना है m। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। आप भूल गए होंगे शायद, लोअर क्लास में आपने पढ़ा है स्फीयर का वॉल्यूम, सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तो जब टोटल वॉल्यूम इतना है तो मास m है, तो जब अगर वॉल्यूम 1 होता तो मास होता है m/4/3 πr³, ठीक है। अब यहां पर वॉल्यूम v है, इस छोटे से प्लेट टाइप स्ट्रक्चर का वॉल्यूम जो है वो v है, तो मास हो जाएगा m/4/3 πr³ इंटू v। दैट विल बी आवर आंसर। समझ लो मेरी बात आप? तो ये चीज कई बार हमें आगे यूज करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप ध्यान रखें, अगर 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो मास निकालने के लिए लेंथ का यूज होता है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो एरिया का यूज होता है, और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो वॉल्यूम का यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक रॉड है अगर हमारे पास, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है। लेट्स सी द सिचुएशन स्टूडेंट्स। तो आप देखें ये मेरे पास एक रॉड है, सपोज करो वो फिक्स्ड है इस पॉइंट पे और इस तरह से रोटेट कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मास है m और लेंथ है l, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हमें यह समझने की जरूरत है कि यहां प्रॉब्लम क्या है या इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी क्यों। देखो स्टूडेंट्स, अगर सपोज कर लो एक लाइट रॉड होता और वहां पर एक बॉल अटैच्ड होती मास m की और ये डिस्टेंस r होता और ये इस तरह से रोटेट कर रहे होते, तो यहां हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम mr² लिख देते हैं, वे m इज द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड r इज डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सिस, ठीक। इस केस में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहें
इसी फॉर्मूले से तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है? चलो कोशिश करके देखते हैं। I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, तो m की जगह पे तो इस रॉड का मास लिख देंगे, कोई डाउट नहीं है। अब r की जगह पे क्या लिखेंगे? यहां पे r क्या था? ऑब्जेक्ट का एक्सिस से डिस्टेंस, यहां रॉड का एक्सिस से डिस्टेंस क्या लिखेंगे? यहां पे देखो रॉड के हर पार्ट का एक्सिस से डिस्टेंस अलग है। रॉड का ये पार्ट लें तो उसका एक्सिस से डिस्टेंस अलग है, रॉड का ये पार्ट लें तो उसका एक्सिस से डिस्टेंस अलग है, रॉड का ये पार्ट अगर लें तो वो भी एक्सिस से अलग डिस्टेंस पे। तो यहां पर r की जगह पे क्या लिखा जाए वो आप देख सकते हो प्रॉब्लम है। तो क्लियरली ये फॉर्मूला एज इट इज यहां पे लगाना पॉसिबल नहीं है। यहां पे स्टूडेंट्स कुछ लोग ये सोचते हैं कि ठीक है प्रॉब्लम है तो आप क्या करो, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस लो। सेंटर मास का डिस्टेंस कितना है? L/2। ठीक है, तो L/2 रख दो r की जगह पे। लेकिन स्टूडेंट्स वो सही नहीं है। क्यों L/2 रखे? कोई भी उसका रीजन नहीं है। लोगों को बस ऐसी फील आती है कि अच्छा ठीक है डिस्टेंस में प्रॉब्लम है तो सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस लिख लो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। वैसा अगर आप करोगे तो गलत आंसर आएगा। अगर आप कन्विंस्ड नहीं हो तो थोड़ी देर तक आप मेरा वीडियो सुनते रहो, थोड़ी देर में आप बिल्कुल 100% कन्विंस हो जाओगे, मेरी गारंटी है। ठीक, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहां प्रॉब्लम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम एमआर स्क्वायर नहीं लिख पाएंगे यहां पे, क्योंकि रॉड के हर पार्ट के लिए आर अलग है। अब क्या करें? देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि सपोज करें आप ये एक्सिस है रोटेशन का और हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे बॉल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे बॉल्स हैं, सबके सब इस पॉइंट के अबाउट घूम रहे हैं, तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? m1 r1 स्क्वायर, m1 और r1 इसका डेटा है, प्लस m2 r2 स्क्वायर, m2 r2 इसका डेटा है, प्लस m3 r3 स्क्वायर, प्लस डैश डैश डैश। सब बॉल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। सही है ना? तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट हम इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए भी यूज करेंगे स्टूडेंट्स। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट हम ये यूज करेंगे कि ये जो रॉड है हमारा, जो इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, आप ऐसे सोचो कि इसको हम बहुत सारे छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में हम इमेजिन करेंगे कि रॉड को हमने डिवाइड किया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हर ये जो छोटा पार्ट है, जैसे ये एक छोटा पार्ट है, इसको हम एक छोटे बॉल की तरह सोच सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ये जो छोटा पार्ट है इसको हम एक छोटे बॉल की तरह सोच सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि पूरा रॉड जो है इन छोटे छोटे बॉल से बना हुआ है। ठीक है, सही बात है। वी कैन इमेजिन रॉड टू बी मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ स्मॉल पार्ट्स। अब आप सोचो स्टूडेंट्स कि हम क्या कर सकते हैं। अब ये जो छोटा सा पार्ट है यहां पर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका कुछ मास होगा, समाओ हम निकाल लेंगे। इसका कुछ मास होगा, मान लो m डैश, और इसकी जो डिस्टेंस है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान लो r डैश है। ठीक है, तो इस छोटे से पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। वैसे हर छोटे पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड कर देंगे। जिस तरह से यहां पे हर बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने ऐड किया था टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, वैसे कुछ यहां पे करेंगे। हर छोटे पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड कर देगा हम, तो रॉड का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। सही है ना? तो यही बेसिक प्रिंसिपल यूज होगा हर सिचुएशन में, जैसा कि आप अब देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखो इस कॉन्सेप्ट के साथ कैसे इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली निकाला जाता है। लेट्स प्रोसीड एंड हैव अ लुक। तो ये हमारा रॉड है, यहां पे फिक्स्ड है। अब देखो स्टूडेंट्स, हम यहां पे क्या करेंगे, यहां से x डिस्टेंस की दूरी पे हमने एक छोटा सा पार्ट लिया। इसका हमने इमेजिन किया कि इसको बहुत सारे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। x डिस्टेंस पे एक छोटा सा पार्ट लिया और उसकी लेंथ को हम बोलेंगे dx। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स ये dx देखते घबरा जाते हैं कि यार ये क्या चीज आ गई। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ, आई विल हेल्प यू। देखो dx बोलने का मतलब है कि ये लेंथ बहुत ही छोटी है। किसी भी चीज के आगे d लगा हुआ है तो उसका मतलब हम समझ सकते हैं कि वो बहुत ही छोटी है। ठीक है, तो इसलिए dx लिख रहे हैं। अब देखो ये जो छोटा सा पार्ट है स्टूडेंट्स, उसका मास कितना होगा? उसके मास को मैं dm लिख सकता हूं क्या? देखो फिर dm बोलने का मतलब कि उसका मास बहुत कम होगा। सही है ना यार? बहुत छोटी सी लेंथ है तो मास भी बहुत कम होगा। ठीक है, अब ये dm होगा कितना, देखो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको सिखाया है। इस पूरी रॉड की जब लेंथ l है तो मास कितना है?
कैपिटल एम, लेंथ अगर 1 होती तो मास कितना होता है कैपिटल एम बाई एल, और इसकी लेंथ है dx, तो इसका मास होगा m बाई एल इंटू dx। तो dm की वैल्यू आ गई हमारे पास m बाई एल इंटू dx। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस छोटे से पार्ट का मास होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब देखो इस छोटे से पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, सिर्फ इस छोटे से पार्ट का, पूरे रॉड को नहीं सोचना है, अभी पूरे रॉड को नहीं सोचना है, सिर्फ इस छोटे से पार्ट को सोचना है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो लिख सकते हैं ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, इसको भी टेक्निकली डी आई लिखना चाहिए, क्यों, बहुत छोटा पार्ट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटा ही होगा। ठीक, छोटा सा पार्ट है, मास बहुत कम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम आएगा। ठीक है, तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने डी आई लिखा, एंड दैट विल बी इसका मास, दैट इज डीएम। ठीक है, आर स्क्वायर, आर क्या होगा एक्सिस से डिस्टेंस, जो कि एक्स है यहां पे, तो एक्स स्क्वायर। समझ लो, इस सिर्फ छोटे से पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना लिखेंगे। डीएम की जगह पे हम लिखेंगे, आप देखो जो हमने लिखाया था एम बाई एल डीएक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स सिर्फ इस छोटे से पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन फाइनल एम हमारा तो है पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, वो कैसे निकलेगा। अब ऐसे और भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना, जैसे कि हमने बात की है, ऐसे और भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, सही है। इन सब का इसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के इसमें अगर हम ऐड कर दें तो काम हो जाएगा, सही। अभी जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है वो तो सिर्फ इस छोटे से पार्ट का है, लेकिन हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो सारे छोटे पार्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी तरह से लिख के मुझे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यार हमने तो इसको इनफाइनाइट छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, इनफाइनाइट छोटे पार्ट्स में, इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो मतलब हमारे पास यहां इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। इनफाइनाइट टर्म्स को हम तो ऐड कैसे करेंगे, इनफाइनाइट टर्म्स को तो ऐड करना बहुत डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जो इनफाइनाइट टर्म्स हमें ऐड करने हैं, उनको ऐड करने का तरीका है इंटीग्रेशन, इनको ऐड करने का तरीका है इंटीग्रेशन। तो बोलेंगे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इंटीग्रेशन से निकलेगा, बस हमें एक टर्म पकड़ना है, एक टर्म पकड़ना है और उसको इंटीग्रेट करना है। समझ रहे हो मेरी बात अब स्टूडेंट्स। देखो अब मैथ स्टार्ट होगी, फिजिक्स खत्म हो चुकी है। फिजिक्स के अनुसार हमने बहुत सिंपल सा काम किया है, हमने एक छोटे से पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा, फिर हमने बोला कि हम ऐसे ही हर छोटे पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के ऐड करना चाहते हैं, ऐड करेंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, दैट इज फिजिक्स। लेकिन अब इसको ऐड कैसे करना है, दैट इज मैथ्स। ऐड कैसे करना है, दैट इज मैथ्स। तो मैथ्स बोलती है कि यार ऐसे इनफाइनाइट चीजों को ऐड करने का जो तरीका है वो है इंटीग्रेशन। उसके लिए आप क्या करो कि एक टर्म को पकड़ो, इस एक टर्म को हमने पकड़ा और उसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो सबका सम होगा, वो सबका सम होगा। तो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट अ मेथड ऑफ एडिशन। इंटीग्रेशन को हम एडिशन का एक तरीका सोच सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे लिमिट भी रखनी पड़ती है स्टूडेंट्स। लिमिट कैसे रखते हैं आप देखो, लिमिट रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहां पर वेरिएबल एक्स है ना हमारा, यहां पे dx लिखा हुआ है, एक्स 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 एक्स। तो आप क्या करो, यहां पे आपने बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स बनाए ना, आप सबसे पहला वाला पार्ट लो और सबसे आखिरी वाला पार्ट लो। ठीक है, सबसे पहला वाला पार्ट लो और सबसे आखिरी वाला पार्ट लो, बाकी सब उसके बीच में होंगे। सबसे पहले वाले पार्ट के लिए एक्स क्या होगा, सबसे पहले वाले पार्ट के लिए एक्स क्या होगा, सोचो सोचो, 0 होगा। और सबसे आखिरी वाले पार्ट के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, एल होगी, एल एल लेंथ ऑफ द रॉड, तो यहां पे एल ले जाएगा। ठीक है, तो लिमिट कैसे रखते हैं स्टूडेंट्स, लिमिट जो होता है वो स्ट्रीम सिचुएशन को देख के रखा जाता है, स्ट्रीम सिचुएशन को देख के। सबसे पहला एलिमेंट लिया और सबसे आखिरी का एलिमेंट लिया, ये छोटे छोटे पार्ट्स इनको एलिमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट के लिए एक्स देखा वो 0 था, सबसे आखिरी एलिमेंट के लिए एक्स देखा वो एल था। ठीक है, अब बस काम रह गया स्टूडेंट्स इसको इंटीग्रेट करना। मैथ्स लगा के देखो तो m बाई एल कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा 0 to l एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। m बाई एल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x क्यूब बाई 3। ठीक है, और लिमिट है 0 to l, तो यहां से स्टूडेंट्स आएगा m बाई एल एल क्यूब बाई 3, तो यहां से आ जाएगा ml स्क्वायर बाई 3। दैट इज आवर आंसर, ml स्क्वायर बाई 3। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हो गया कि हमने ये निकाल लिया है कि अगर हमारे पास ये रॉड है और वो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml स्क्वायर बाई 3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दिस इज ml स्क्वायर बाई 3।
कैसे निकाला स्टूडेंट्स हमने, आपको समझ में आया? एक छोटे से पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा और उसको बेसिकली इंटीग्रेट किया गया है विथ प्रॉपर लिमिट्स। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी में थोड़ा ट्विस्ट हम करते हैं। सपोज करो कि क्वेश्चन ऐसा होता कि ये रॉड है, अब वो बीचों बीच वाले पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, बीचों बीच। अब ये एंड वाले पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है, अब बीचों वाले पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? कि अभी वो ml²/3 होगा, अभी भी ml²/3 होगा? नहीं स्टूडेंट्स, नहीं होगा, नहीं होगा। हमने देखा है कि जब एक्सिस को चेंज करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाता है। यहां पे अलग एक्सिस है, यहां पे अलग एक्सिस है, यहां पे एक्सिस एंड से पास हो रही है, यहां पे एक्सिस सेंटर से पास हो रही है। दोनों जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, अलग होगा। प्लीज नोट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब हम एक्सिस चेंज करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? आप समझ रहे होंगे क्या करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स आप समझ ही गए होंगे, जब भी मैं पढ़ाता हूं तो स्टूडेंट्स समझ जाते हैं बात। थोड़ा भी इंटेलिजेंस होता है अगर उनमें तो लिमिट जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। यहां पर आप देखो, ये हो गया पहला एलिमेंट और ये हो गया आखिरी एलिमेंट। पहले एलिमेंट के लिए x निगेटिव है, x निगेटिव है, और कितना है l/2। और आखिरी एलिमेंट के लिए x पॉजिटिव है, दैट इज +l/2। ठीक है, तो इस तरह से लिमिट बस अलग होगी, -l/2 से +l/2। कैसे रखा लिमिट, आपको समझ में आ रही बात? दोनों स्ट्रीम एलिमेंट्स को लेना होता है, स्ट्रीम एलिमेंट्स को। इस एलिमेंट के लिए x क्या होगा? -l/2, इस एलिमेंट के लिए +l/2। अब स्टूडेंट्स आप इसको इंटीग्रेट करके जब देखोगे तो ml²/2l आ जाएगा। दिस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले तो आप ये समझो कि कैसे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड कैलकुलेट किया है। फिर आपको याद रखना है कि अगर रॉड को एंड के अबाउट रोटेट किया जा रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3, और अगर सेंटर के अबाउट रोटेट किया जा रहा है तो ml²/12, ml²/12। ये दोनों आपको याद होने चाहिए, बहुत काम आएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक चीज मैं आपको बता रहा था ना कि कुछ लोग सीधे mr² वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसमें उनको प्रॉब्लम आती है। तो सेंटर जो होता है रॉड का, वो उसका डिस्टेंस लेते हैं, सेंटर का डिस्टेंस, सेंटर का। तो देखो अगर सेंटर का डिस्टेंस मैं लेता है यहां पर, तो क्या लिखता मैं यहां पे r की जगह पे l/2 का होल स्क्वायर, तो यह आता है ml²/4। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो क्लियरली आंसर जो है वो ml²/3 आया है। यानी ये जो काम है सेंटर का डिस्टेंस रखने वाला, वो डेफिनेटली रॉन्ग होता है। वैसा आप कभी भी नहीं करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, सेंटर का डिस्टेंस कभी यूज नहीं करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आप सोचो कि हमारे पास इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। ओके स्टूडेंट्स, ये साइड लेंथ उसका आप ले लो a और ये साइड लेंथ ले लो आप उसका b। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। इमेजिन कर पा रहे हो आप कैसे रोटेशन हो रहा है इसका? ये जो सेंटर से लाइन पास हो रही है उसके अबाउट रोटेशन हो रहा है यहां पे। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है स्टूडेंट्स। सो देखो स्टूडेंट्स, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वंस अगेन आप mr² तो नहीं लिख पाओगे, क्योंकि ये जो डिस्क है और ये जो प्लेट है उसके ये पोर्शन का डिस्टेंस अलग है एक्सिस से, ये पार्ट का डिस्टेंस अलग है एक्सिस से, ये पार्ट का डिस्टेंस अलग है एक्सिस से। ठीक है, तो ये तो आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाओगे। तो इस केस में भी इंटीग्रेशन ही यूज करना पड़ता है स्टूडेंट्स। लेकिन इस केस में हम एक बहुत ही अच्छी ट्रिक से बिल्कुल आसानी से इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप सोचो स्टूडेंट्स, मैं इस प्लेट को फोल्ड कर रहा हूं। कैसे फोल्ड कर रहा हूं, प्लीज हैव अ लुक। इस तरीके से मैंने प्लेट को फोल्ड कर दिया, आप देखो, आज समझ लो। तो ये वाला पोर्शन जो है वो आधा हो गया फोल्ड करने से। मैं बोल रहा हूं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं हुआ होगा फोल्ड करने से। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर भी होगा। क्यों स्टूडेंट्स? मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर हम कोई स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, कोई स्ट्रक्चर चेंज करते हैं विदाउट चेंजिंग डिस्टेंसेस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता है। जैसे आप देखो, जो पॉइंट यहां पर था, ठीक है, उसकी कुछ डिस्टेंस थी एक्सिस से, वो पॉइंट तो अभी भी यहीं का यही है और उसका वही डिस्टेंस है एक्सिस से, कोई दिक्कत नहीं है। जो पॉइंट यहां पर था उसकी एक्सिस से कोई डिस्टेंस थी, वो पॉइंट
अब वहीं नहीं रहा, वो ऊपर आ गया है, फोल्ड होके ऊपर आ गया है। लेकिन स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे कि वो जब ऊपर आएगा यहां पर तो भी उसका डिस्टेंस एक्सिस से चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये पॉइंट है, इसका एक्सिस से कुछ डिस्टेंस था, अब फोल्ड होके वो पॉइंट ऊपर आ गया है यहां पे, लेकिन उसका एक्सिस से डिस्टेंस अभी भी चेंज नहीं हुआ है स्टूडेंट्स। इसलिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर था वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई यहां पर भी होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको वापस से फोल्ड करते हैं और अब ये हो जाएगा a/4, सही है। क्या अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा स्टूडेंट्स? नहीं, अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक, क्योंकि डिस्टेंस से चेंज नहीं हुई है स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से हम फोल्ड करते जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कई बार इसको बिल्कुल फोल्ड करेंगे इसी तरीके से, तो ये जो डिस्टेंस है अभी जो a/4 दिख रही है बहुत ही कम हो जाएगी। तो बहुत बार फोल्ड करने के बाद ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है वो रॉड की तरह दिखने लगेगा स्टूडेंट्स, रॉड की तरह दिखने लगेगा, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी वही होगा जो पहले था, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अभी हमने निकाला है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है स्टूडेंट्स? ये बीच वाली लाइन है ना, बीच वाली, उसके बाद हमने देखा था ml² ml²/12। सेंटर से पास होने वाली लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 था रॉड का, यहां पे L जो है वो B है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स का मतलब है कि इस रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? mb²/12, ठीक है स्टूडेंट्स। where B is this dimension. प्लीज नोट A पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस A पे डिपेंड नहीं करेगा, mb²/12। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। तो स्टूडेंट्स आप देखो सिचुएशन क्या है हमारे पास, ये एक डिस्क है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालना है, ये अपने सेंटर के अबाउट इस तरह से घूम रही है, ठीक है। तो इसका कुछ मास होगा और इसका रेडियस भी होगा, वो कैपिटल आर बोल देते हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इसमें भी हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि डिस्क का हर पोर्शन जो है वो अलग अलग डिस्टेंस पे है एक्सिस से। ये वाला पोर्शन बहुत पास है, ये वाला पोर्शन दूर है, ये और भी दूर है, तो सबके लिए आर अलग है, तो हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं स्टूडेंट्स कि रिंग जो होता है, रिंग, ये रिंग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ये अगर एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है, इसका मास m है और रेडियस r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने देखा था स्टूडेंट्स mr² होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में, ठीक है। सो देखो स्टूडेंट्स, हम यहां पे क्या करेंगे, ये जो डिस्क है हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि जो डिस्क है बहुत सारी पतली पतली रिंग्स से बनी हुई है। ये बात आप बहुत आसानी से समझ रहे होंगे, ठीक है, कि बहुत सारी पतली पतली रिंग्स से बनी हुई है। ये एक पतली रिंग, फिर ये ऐसे एक पतली रिंग, फिर ये और उससे बड़ी रिंग, ये उससे बड़ी रिंग, ये उससे बड़ी रिंग, ये उससे बड़ी रिंग, ये उससे बड़ी रिंग, एंड सो ऑन। तो मैं सोच सकते हैं कि जो पूरा का पूरा डिस्क है बहुत सारी पतली पतली रिंग से बना हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। मेड ऑफ इनफाइनाइट रिंग्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम ऐसा सोच ले तो हमारा काम हो जाएगा ना। क्यों? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पता है, और टेक्निकली ये बहुत सारे रिंग्स ही बना हुआ है। तो हर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के अगर हम ऐड कर दें, हर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के अगर हम ऐड कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। टेक्निकली आप समझ रहे हो ना क्या करना है। ये जो डिस्क है बहुत सारे रिंग से बनी हुई है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पता है, हर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड कर दें तो डिस्क का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, सही है। तो यही फिलॉसफी हम यूज करेंगे। देखो कैसे करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर क्या अप्रोच होगी हमारी, उन सारी रिंग्स में से एक रिंग मैंने यहां पर सेलेक्ट की, एक रिंग मैंने यहां पर सेलेक्ट की, ठीक है। इस पर्टिकुलर रिंग का रेडियस मैं ले रहा हूं स्मॉल आर, कैपिटल आर तो क्या है, पूरे डिस्क का रेडियस, दिस डिस्टेंस। लेकिन इस रिंग का पर्टिकुलरली रेडियस हमने लिया है स्मॉल आर, और इस रिंग की कुछ थिकनेस भी होगी, थोड़ी सी होगी, बहुत कम होगी, रिंग तो बहुत पतला होता है, तो बहुत थोड़ी सी कुछ थिकनेस होगी। उस थिकनेस को मैं लिख रहा हूं डी आर। प्लीज नोट स्टूडेंट्स, डी आर बोलने का मतलब है कि ये थिकनेस बहुत ही कम है स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पतली सी रिंग है उसका मास देखो, उसका मास को हम डीएम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि रिंग बहुत पतली है स्टूडेंट्स, तो उसका मास भी बहुत कम होगा, ठीक है। अब उसका मास निकालेंगे कैसे, देखो
तो उसके लिए हम एरिया का यूज करेंगे, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। डिस्क जो है वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ऐसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो देखो उसके लिए आप पहले तो लिखो एरिया ऑफ डिस्क। ध्यान देना स्टूडेंट्स, में कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। एरिया ऑफ डिस्क कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है, सिंपल मैथ्स। पूरे डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहां ध्यान दें आप, एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग, एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग, इस रिंग को एलिमेंटल रिंग बोलते हैं। एलिमेंटल रिंग, बहुत पतली पतली सी रिंग्स है ना, ऐसी बहुत सारी, इनको एलिमेंटल रिंग बोलते हैं। इसका एरिया कितना होगा स्टूडेंट्स? आप ये सोचो, रिंग का एरिया। देखो स्टूडेंट्स, इसका एरिया निकालने का ट्रिक ये है कि आप इसको ऐसे बीच से काट के सोचो। आप सोचो कि इस रिंग को आपने बीच से काट दिया और लंबा कर दिया, बीच से काट दिया और लंबा कर दिया, कुछ इस तरीके से। इसको यहां से काटा और लंबा कर दिया, लंबा कर दिया। ठीक है, लंबा कर दिया, तो ये जो थिकनेस है वो कितनी आएगी? ध्यान देना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट भी। ये तो डी आर होगा, और ये लंबाई कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी? वो लेंथ होगी इस रिंग की, रिंग की लेंथ, दैट विल बी 2 पाई आर। दिस लेंथ विल बी 2 पाई आर, जो रिंग का पेरीमीटर है, रिंग का पेरीमीटर है, पेरीमीटर 2 पाई आर। ठीक है, तो ये सॉर्ट ऑफ एक रेक्टेंगल बन गया, आप ध्यान दो तो, जिसकी लेंथ है 2 पाई आर और थिकनेस है डी आर। सही है, लेंथ कैसे 2 पाई आर आई? इसका पेरीमीटर, और थिकनेस तो डी आर थी, तो ये रेक्टेंगल सॉर्ट ऑफ बन गया है। तो रेक्टेंगल का एरिया तो हमें लिखना आता है, तो दैट विल बी 2 पाई आर डी आर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। फिर इसमें कई बार आपको बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस में एलिमेंटल रिंग का एरिया निकालना पड़ेगा, तो आपको ये याद ही रहे तो अच्छा है। 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर। ठीक है, या फिर कैसे मैंने निकाला है ये आपको याद रहे। ठीक है, ओके, तो इस एलिमेंटल रिंग का एरिया में पता चल गया। ठीक है, अब हमें तो बेसिकली मास का कैलकुलेशन करना था। ध्यान देंगे आप, कैसे मास का कैलकुलेशन होगा? जब एरिया है पाई आर स्क्वायर, पूरे डिस्क का एरिया है जब पाई आर स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स मास कितना है? कैपिटल एम। ठीक है, अगर एरिया 1 होता तो मास हो जाता m बाई पाई आर स्क्वायर, लेकिन एरिया कितना है? 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर, तो मास हो जाएगा m बाई पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर डी आर। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 2 mr डी आर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मास हो गया, ये हमारा डीएम है, 2 mr डी आर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, प्लीज नोट स्टूडेंट्स, ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको रिकॉल करके फिर से सुनना चाहिए अगर आपको डाउट है तो। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं। हमने एक एलिमेंटल रिंग लिया, उसका मास निकालना चाहते थे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा? पहले हमने डिस्क का एरिया देखा, डिस्क का एरिया जो है वो बहुत आसान था, पाई आर स्क्वायर। फिर हमने इस एलिमेंटल रिंग का एरिया निकाला, प्लीज नोट, एलिमेंटल रिंग का एरिया निकाला, वो कितना आया? 2 पाई आर डी आर। ठीक है, फिर हमने यूनिटरी मेथड लगाया, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि पूरे डिस्क का एरिया जब पाई आर स्क्वायर है, पूरे डिस्क का एरिया जब पाई आर स्क्वायर है तो मास है में, एरिया अगर 1 होता तो मास बाई पाई आर स्क्वायर, और एरिया अब दिस मच है तो मास इतना हो गया। ठीक है, जो लिख, तो ये डीएम हो गया इसका मास, रिंग का। अब स्टूडेंट्स, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं डी लिख रहा हूं। लेट्स यूज डिफरेंट कलर। तो रिंग बहुत पतली सी है, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगा, इसको डी लिख रहा हूं। दैट विल बी उसका मास डीएम, उसका मास इनटू आर स्क्वायर। हमने देखा था ना कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, तो वही यूज कर रहे हैं हम। ये तो एक रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका मास, उसका जो रेडियस है, उसका जो रेडियस है आर, उसका स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स आप? डीएम को क्या लिख सकते हैं? डीएम को लिख सकते हैं ये चीज, अभी अभी निकालिए, 2mr dr बाई आर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, तो क्लियरली स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पे आर क्यूब आ जाएगा, 2mr क्यूब बाई आर स्क्वायर डी आर। तो ये हो गया इस पतली सी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगर पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? ऐसी जितनी भी रिंग्स हैं सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड करना पड़ेगा। ऐसी जितनी भी रिंग्स हैं सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के इसमें ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और इतने टर्म्स को ऐड करने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स? कि एक टर्म को पकड़ो और उसको इंटीग्रेट कर दो, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन टर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो कॉन्स्टेंट्स को पहले बाहर निकालने, 2mr स्क्वायर
ये कांस्टेंट है आर क्यूब डी आर। ठीक है, आर को वेरिएबल क्यों माना, आर को वेरिएबल क्यों मान रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इस रिंग के लिए आर इतना है, अगर थोड़ी सी बड़ी रिंग लेंगे तो आर अलग होगा ना। तो हर एलिमेंटल रिंग के लिए, हर एलिमेंटल रिंग के लिए आर अलग है, आर डिफरेंट फॉर एवरी एलिमेंटल रिंग, इसलिए आर क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, ये जो है वो तो कैपिटल आर है, वो डिस्क का रेडियस है, कांस्टेंट है। ठीक, अच्छा यहां पे लिमिट भी तो रखनी है, लिमिट कैसे रखेंगे, तो मैंने आपको बताया लिमिट रखने के लिए एक्सट्रीम केस को देखना चाहिए। तो एक तो एक्सट्रीम केस ये होगा यहां पे कि आप बिल्कुल छोटी सी रिंग सोच सकते हो, बिल्कुल छोटी सी रिंग, बिल्कुल छोटी सी रिंग, उसका रेडियस कितना होगा, 0। और एक बिल्कुल बड़ी सी रिंग, बड़ी सी रिंग, बड़ी सी, इससे बड़ी रिंग तो आप सोच ही नहीं पाओगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना होगा, कैपिटल आर। बाकी जितने भी रिंग्स हैं वो इस छोटी रिंग और इस बड़ी रिंग के बीच में होगी। तो प्लीज ध्यान दें लिमिट कैसे रखेगी है, सबसे छोटा रिंग उसका रेडियस, सबसे बड़ा रिंग उसका रेडियस। ठीक है, और स्टूडेंट्स बस इसको इंटीग्रेट करना है, तो लेट मी डू दैट क्विकली। दिस विल बी 2m बाई आर क्यूब का इंटीग्रेशन होता है r to the power 4, लिमिट विल बी 0 to r। इंटीग्रेशन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप इंटीग्रेशन रिवाइज करें, और अदरवाइज जो मैं कैलकुलेशन करता हूं उस पर ज्यादा ध्यान न दें, क्योंकि ग्रेजुअली आपको इंटीग्रेशन आ ही जाएगा और तब ये सब आप आसानी से समझ जाएंगे। फिजिक्स तो यहां तक खत्म हो गई है, यहां तक फिजिक्स खत्म हो गई है, ये आपको समझ में आना चाहिए। वो आ रहा होगा मुझे पक्का पता है। ठीक है, एनीवे अब हम लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा r to the power 4/4, तो आप देखो यहां पे आ जाएगा mr²/2। दिस इज द आंसर, दिस इज आंसर, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, कि एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है इस एक्सिस के अबाउट। डिस्क अगर अपने ही सेंटर के अबाउट ऐसे घूम रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, mr²/2। प्लीज नोट, रिंग का कितना होता है mr², और डिस्क का कितना होता है mr²/2, mr²/2। चलो स्टूडेंट्स, मैं आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछता हूं। देखो ये अभी हमने देखा कि डिस्क है अगर और इस तरह से एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, उसका मास m और रेडियस r, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। अब देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंगली यहां पे हमारे पास सिर्फ हाफ डिस्क है, आधा ही डिस्क है जो इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है। इसका मास भी m ही है, इस आधे डिस्क का मास m ही है और रेडियस भी r है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है स्टूडेंट्स, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। बोले क्या होगा, पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होता है, इस आधे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है आपको। कुछ सोचा स्टूडेंट्स आपने कैसे करेंगे, पॉज करके भी आप वीडियो को सोच सकते हो ताकि आपको ज्यादा टाइम मिले। देखो स्टूडेंट मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी ट्रिक बताता हूं। देखो मैंने यहां पे क्या किया है, ये जो आधी डिस्क थी उसको मैंने बीच से टीयर कर दिया है, चीर दिया है बीच से, इसको बीच से मैंने टीयर कर दिया है, चीर दिया है, जिससे कारण क्या होगा, मेरे पास दो ऐसी हाफ प्लेट्स हो जाएंगी, दो ऐसी हाफ प्लेट्स हो जाएंगी। तो एक मैंने यहीं पे रहने दिया और दूसरे को मैंने यहां पे रख दिया है ताकि एक पूरी प्लेट कंप्लीट हो पाए। आप समझ लो मैंने क्या किया है, इस डिस्क को मैंने यहां से टीयर कर दिया है, बीचों बीच से टीयर कर दिया है, जिससे मेरे पास दो इस तरह की डिस्क बन गई। एक को मैंने यहीं पे रखा और एक को यहीं पे रखा। तो आप समझ सकते हैं इसका मास m/2 हो जाएगा और इसका मास भी m/2 हो जाएगा, बीच से चीर दिया था ना तो आधा मास ही बचेगा। अब ये फुल डिस्क हो गई स्टूडेंट्स, अब ये फुल डिस्क हो गई, राइट। और इस फुल डिस्क का टोटल मास अभी भी प्लीज देखिए m ही होगा। ठीक है, इसका m/2, इसका m/2, टोटल अभी भी m ही है, वो तो होना ही ना, इस m मास से ही तो ये बना है, तो इसका टोटल मास तो m होना ही है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका था वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी होगा। क्यों स्टूडेंट्स, देखो अगर कोई पॉइंट यहां पर था, ठीक है, एक्सिस से इतनी दूरी पे, कुछ r' दूरी पे, ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ होगा, वो पॉइंट का थोड़ा सा पोर्शन यहां पे होगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा पोर्शन यहां पहुंच गया होगा, दूसरा पोर्शन यहां पहुंच गया होगा, तो लेकिन अभी भी तो वो r' की दूरी पे ही होगा ना, अभी भी उतनी दूरी पे होगा एक्सिस से। कोई पॉइंट अगर यहां पर था तो अब वो पॉइंट यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो एक्सिस से उसकी दूरी चेंज नहीं हो रही है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही है जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको पता ही है, ये जो डिस्क है जिसका मास m है, तो mr²/2। ठीक है, तो इसका मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना हो गया, mr²/2।
बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूजन में हो क्योंकि ये है डिफिकल्ट, तो आपको फिर से सुनना चाहिए, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये वाला केस तो अब आप समझ गए होंगे क्या करना है। इसको भी हम 20 से टीयर करेंगे, लेकिन इसके 4 पार्ट्स बनाएंगे, 4 पार्ट्स बनाएंगे, और इन चारों पार्ट को मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया है स्टूडेंट्स। तो आप समझ जाएंगे इसका मास जो है वो m/4 हो जाएगा, इसका मास m/4 हो जाएगा, इसका मास m/4 हो जाएगा, इसका मास m/4 हो जाएगा, लेकिन टोटल मास जो है वो तो अभी भी m ही है, ठीक है। और स्टूडेंट्स आप ये भी समझ गए होंगे कि इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही रहने वाला है। क्यों सेम ही रहने वाला है? क्योंकि अगर कोई पॉइंट यहां पर था r' डिस्टेंस पे, तो अब वो यहां पर होगा r' डिस्टेंस पे, यहां पर भी एक्सिस से r' डिस्टेंस पे, यहां पर भी एक्सिस से r' डिस्टेंस पे, यहां पर भी एक्सिस से r' डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंसेस अभी भी चेंज नहीं हुए, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमें पता ही है, दैट इज mr²/2, यानी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना हो गया, mr²/2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये फुल डिस्क है, मास m का, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, ये हाफ डिस्क है वो ऐसे रोटेट कर रही है और इसका मास भी m ही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वही है, और ये क्वार्टर डिस्क है मास m की, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी mr²/2 है। वेरी इंटरेस्टिंग, आप देखें स्टूडेंट्स, और आप इसको कई बार सुन सकते हैं जब तक आपको समझ में नहीं आए। यही तो एडवांटेज है कंप्यूटर पढ़ने का, यू कैन लिसन इट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट टिल यू एक्चुअली अंडरस्टैंड इट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, तो ये एक सॉलिड स्फीयर है, डिस्क नहीं है, एक सॉलिड स्फीयर है जो इस एक्सिस के अबाउट इस तरीके से रोटेट कर रहा है, इसका मास m है और रेडियस r है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है स्टूडेंट्स। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं स्टूडेंट्स। एक अच्छा तरीका यह होता है कि आप इसको इस तरीके से डिवाइड कर दो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में, इस तरह से आप इसको बहुत सारे पतले पतले प्लेट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको बहुत सारे पतले पतले प्लेट्स में डिवाइड कर सकते हो, पतले पतले डिस्क्स में डिवाइड कर सकते हो। इसमें आप सोच पा रहे हो कि ये जो एक पोर्शन बनेगा यहां पे फॉर एग्जांपल, वो एक डिस्क होगा, एक सर्कुलर डिस्क होगा, सर्कुलर डिस्क, ठीक है। तो ऐसे हम सोच सकते हैं कि ये जो सॉलिड स्फीयर है दैट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट सर्कुलर डिस्क्स। सॉलिड स्फीयर जो है हमारा दैट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट सर्कुलर डिस्क्स, ठीक है। और स्टूडेंट्स अभी अभी हमने कुछ देर पहले ही देखा है कि एक सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, ठीक। तो अगर ये ऐसे इनफाइनाइट सर्कुलर डिस्क से बना हुआ है तो आपको पता है क्या करना है, हर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड करना है, हर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सही है ना स्टूडेंट्स? तो लेट्स डू दैट। तो अब देखो बेसिकली स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सेंटर से x डिस्टेंस पे एक डिस्क हमने कंसीडर की, ऐसे और कितनी डिस्क है हमारे पास, इनफाइनाइट, लेकिन हमने एक डिस्क कंसीडर की, और इसकी ये जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस आपको दिख रही है बहुत ही कम होगी, बहुत ही कम होगी, उसको मैं dx लिख दूं, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट की बात नहीं है। अब देखो मैं क्या करना चाहता हूं कि पहले इस पतली सी डिस्क का मुझे मास निकालना पड़ेगा, मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसका मास मैं dm लिखूंगा क्योंकि बहुत कम होगा, पतली सी डिस्क है तो, लेकिन वो निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट्स, मास की कैलकुलेशन में लोग गड़बड़ी करते हैं, लेकिन मैं आपको पहले सिखा चुका हूं कि यहां वॉल्यूम का यूज होगा। सॉलिड स्फीयर में मास जो वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम पे, तो यहां वॉल्यूम का यूज होगा, ठीक है। तो पहले तो आप देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर जो है वो कितना होता है, वो तो आपको याद होगा, फॉर्मूला मैथ्स मैंने पढ़ा है 4/3 पाई r³, ठीक है, कोई डाउट की बात नहीं है, ठीक। मेन चीज है अब कि ये जो डिस्क है पतली सी, उसका वॉल्यूम कितना होगा, वो हमें देखना है। वॉल्यूम ऑफ एलिमेंटल डिस्क, ठीक है स्टूडेंट्स, वो कैसे निकलेगा, देखो कैसे निकालेंगे। ये जो रेडियस है इस डिस्क की, वो हम स्मॉल r ले लेते हैं, ठीक है, स्मॉल r। कैपिटल R तो क्या है, इस स्फीयर का रेडियस, ये, ठीक है। ये जो डिस्क है पतली सी, ध्यान देंगे, उसका रेडियस हमने स्मॉल r लिया। तो इसका वॉल्यूम लिखने का तरीका है कि इसका एरिया लिखो आप, एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर। इस डिस्क का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और उसकी थिकनेस कितनी होगी, dx। तो ये वॉल्यूम होगा एलिमेंटल डिस्क का। ये भी आप याद रखें स्टूडेंट्स, ये बहुत बार आपको फिजिक्स में कहीं पे यूज आएगा, ठीक। कैसे हमने निकाला इसका वॉल्यूम, इसका एरिया
इंटू थिकनेस, बेसिकली एरिया इंटू थिकनेस, थिकनेस dx और एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो कई बार हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा हो ये, ठीक है। अगर आपकी पुरानी मैथ्स बिल्कुल ही वीक है और आपने कभी मैथ्स पढ़ी ही नहीं है, एरिया वगैरह आपको पता ही नहीं है, फॉर्मूला मेंसुरेशन कभी आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो उस केस में आप याद कर लो, ठीक है। तो अब इसका मास कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, आप देखो उसके लिए सिंपल सा काम करेंगे। जब वॉल्यूम है पूरा 4/3 पाई आर क्यूब, पूरा पूरा सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम है, तो मास कितना है m। अगर वॉल्यूम होता 1 तो मास होता m/4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम जो है वो इतना है, वॉल्यूम इतना है, दैट इज पाई आर स्क्वायर dx। तो मास हो जाएगा m/4/3 पाई आर क्यूब इंटू पाई आर स्क्वायर dx। पाई से पाई कैंसिल, दिस विल बी 3m r स्क्वायर dx by 4r क्यूब। तो दिस इज माई dm। ये पतली सी डिस्क का जो मास मैं खोज रहा था वो मुझे मिल गया है, दैट इज हियर dm। सही है। अब नेक्स्ट क्या करना है स्टूडेंट्स हमें, ये जो पतली सी डिस्क है, ध्यान देंगे, अब हम मेन काम करने वाले इस पतली सी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लिख रहा हूं di, कितना होगा वो, उसका मास dm r स्क्वायर बाई 2। डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, प्लीज नोट, डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला mr स्क्वायर बाई 2, dm उसका मास, r उसका रेडियस डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये dm जो है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो वो कितना है, दैट इज 3m r स्क्वायर dx अपॉन 4r क्यूब, ठीक है। दिस इज dm, प्लीज नोट दिस इज dm, r स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो हमने निकाला है, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जस्ट वन डिस्क। ऐसी और कितनी डिस्क है, इनफाइनाइट। तो सारी डिस्क का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें ऐड होगा, सारी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब इसमें ऐड होगा, तब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, सही है ना, तब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। और इन सबको ऐड करने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स, अब तक तो आप समझ गए होंगे, किसी एक टर्म को लो और इंटीग्रेट कर दो, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसको लिखने से पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 3/8 4 into 2 m r to the power 4 dx by r क्यूब, ठीक है ना स्टूडेंट्स। कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालने का टाइम 3/8, m कांस्टेंट है, पूरे स्फीयर का मास है, वो तो चेंज हो नहीं रहा है, डिवाइड बाय r क्यूब, पूरे स्फीयर का रेडियस, इंटीग्रल r टू द पावर 4 dx। ये r जो है, स्मॉल r जो है वो वेरिएबल क्यों है, वाई इज स्मॉल r अ वेरिएबल, स्मॉल r जो है वो वेरिएबल क्यों है स्टूडेंट्स, बताएं आप। क्योंकि ये वाली जो हमने एलिमेंटल डिस्क ली है उसके लिए r होगा कुछ। अगर मैं डिस्क थोड़ा ऊपर लेता, यहां पर लेता, तो r कम हो जाता ना। अगर मैं डिस्क यहां पे लेता तो r ज्यादा होता। तो हर डिस्क के लिए स्मॉल r डिफरेंट है, डिफरेंट फॉर ऑल एलिमेंट्स, मतलब और एलिमेंटल डिस्क के लिए r डिफरेंट है, ठीक है, इसलिए अंदर है। अब देखो स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम आ गई, यहां इंटीग्रेशन कर पाएंगे क्या, सोचो जरा सोचो, क्या प्रॉब्लम है, मैंने बताया है, बोलो। यहां दो वेरिएबल हैं, एक है r और एक है x। जब दो वेरिएबल होते हैं तो इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं, ये मैंने आपको बताया है, सही है। अब क्या करें, दोनों में से कोई एक वेरिएबल को तो गायब करना पड़ेगा, गायब करने का उपाय होता है कि इन दोनों में एक रिलेशन ढूंढो, r और ये x, इनमें रिलेशन ढूंढो। रिलेशन तो मिल रहा है, देखें आप, इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं यहां पे, तो व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज कैपिटल R, रेडियस ऑफ द स्फीयर। यहां पाइथागोरस थ्योरम दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स, दिख रहा है ना, ठीक है। तो उससे रिलेट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये रिलेट हो जाएंगे। उससे क्या रिलेट होंगे आप देखो, r स्क्वायर विल बी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास आ जाएगा r स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, लेकिन यहां पे r टू द पावर 4 है, तो उसके लिए क्या करो, r टू द पावर 4 विल बी r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। जिसको स्पैन कर तो सकते ही हम आसानी से, तो कर लेते हैं।
दिस विल बी r टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 4 माइनस 2 r स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, तो स्मॉल r टू द पावर 4 जो है वो इतना आ गया, तो वो यहां पे पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। ध्यान दें आप, थोड़ा सा लंबा है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, और सिर्फ टॉपर्स के लिए ये r टू द पावर 4 की जगह पे हम ये लिख देंगे, दिस इज r टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 4 माइनस 2 r स्क्वायर x स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखो यहां पे x वेरिएबल है, x की लिमिट कैसे रखेंगे, लिमिट बताएं, लिमिट रखना भी मैंने सिखाया। देखो बहुत सारे छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का। लिमिट देखो, अगर यहां पर अगर हम लिमिट के लिए मैंने आपको क्या सिखाया कि स्ट्रीम केसेस को देखो, स्ट्रीम केसेस के एलिमेंट्स को देखो। तो देखो यहां पे जो एलिमेंटल डिस्क है वो हम एक्सट्रीम केस में यहां ले सकते हैं और एक एक्सट्रीम केस में यहां ले सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंटल डिस्क इन दोनों के बीच में होंगे। ये एक स्ट्रीम केस हो गया, एक ये स्ट्रीम केस हो गया। ठीक है, उस केस में x की वैल्यू देखो, इस केस में x इज माइनस आर, तो यहां लिखेंगे माइनस आर, और इस केस में x इज, ध्यान दें x इज कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं यहां पे इंटीग्रेट इसको नहीं करूंगा, वो आप कर सकते हैं। जब इसको इंटीग्रेट वगैरह करके सॉल्व करोगे तो यू विल एक्चुअली गेट 2/5 mr स्क्वायर। दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि एक सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 mr स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमने कैसे ये कैलकुलेट किया, आप देखो, आप इसको रिवाइंड करके कई बार सुनो। ये डिफिकल्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपको यहां पर समझ नहीं आ रहा है ना, तो मैं गारंटी दे सकता हूं आपको, आप कहीं पे नहीं समझ पाओगे। इसको आप कई बार सुनो, यही तो एडवांटेज है कंप्यूटर पढ़ने का कि आप कई बार सुन सकते हो जब तक आपको समझ में ना आए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देता हूं शॉर्ट में। पहले हमने इसका वॉल्यूम निकाला, इस एलिमेंटल डिस्क का, उसके वजह से इसका डीएम मास निकला। ठीक है, फिर इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा, सिर्फ इस डिस्क का, उसका फॉर्मूला था mr²/2। ठीक है, फिर पूरे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इस टर्म को इंटीग्रेट किया गया, इंटीग्रेट करने पे 2/5 mr² आता है। ओके स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, ये एक हॉलो स्फीयर है और वो इस तरह से रोटेट कर रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा है। तो इसका बेसिक फंडा तो ये होता है कि पहले हम इसको इस तरह से चॉप करते हैं, इस तरह से चॉप करते हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आप देखो इसको ऐसे काटेंगे तो क्या होगा, आप सोच पा रहे हो, इसको ऐसे काटते जाएंगे। अब जैसे ये जो बनाना है, ये एक पतला रिंग बन जाएगा, रिंग। तो दिस इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी रिंग्स, कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट रिंग्स। ठीक है, तो बेसिक फंडा ये है कि एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के इंटीग्रेट करना है। अब स्टूडेंट्स इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैंने यहां पे सॉल्यूशन लिख दिया, आप चाहो तो देख सकते हो कि कैसे मैंने सॉल्व किया है। पहले इस रिंग का मैंने मास निकाला है, इस रिंग का एक रिंग लिया, उसका मास निकाला है, ये उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, फिर इंटीग्रेशन किया है यहां पर, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। ठीक है, आप देख सकते हो, आप चाहो तो पूरा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम इन दिस। बट अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। फाइनल आंसर इनफैक्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज 2/3 mr²। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, एक बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, लेट्स डू दैट। ये एक्सिस है हमारा रोटेशन का। ठीक है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है एक रॉड जो कि एंगल थीटा पे टिल्टेड है। तो स्टूडेंट्स पहले तो आप इमेजिन कर पा रहे हो कि ये कैसे रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, कैसे रोटेशन हो रहा है, सोच पा रहे हो? सोचो, थोड़ा दिमाग में जोर डालो। जब ये रोटेट करेगा तो कौन बनेगा, बेसिकली कौन, समझ लो। अगर आप सोच पा रहे हो कि इसके रोटेट होने पे कौन बनेगा तो आप सही जा रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कैसे करें? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो काम वही करेंगे जैसा कि हम हमेशा करते हैं, इस रॉड को हम इनफाइनाइट छोटे छोटे पार्ट्स में सोचेंगे, डिवाइड करके। तो हम सोचेंगे यहां से x डिस्टेंस पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट की लेंथ कितनी स्टूडेंट्स, dx। तो x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया dx। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है वो कैसे घूम रहा है, आप सोच पा रहे हो ना, ये ऐसे घूम रहा है, बेसिकली ऐसे घूम रहा है, ऐसे। ठीक है,
पहले सिर्फ इस छोटे से एलिमेंट की मास की बात करते हैं। तो उसका मास जो डीएम है वो कितना होगा, तो वो आप समझ सकते हो स्टूडेंट्स, पूरे रॉड की जब लेंथ एल है तो मास एम है, लेंथ 1 होता तो मास एम बाई एल, और लेंथ अब dx है तो मास विल बी m बाई एल इंटू dx। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पहले भी हम देख चुके हैं। तो dm हमारे पास आ गया m बाई एल dx। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिर्फ इस छोटे से पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिर्फ इस छोटे से पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको di लिखेंगे, दैट विल बी dm व्हाट स्क्वायर, r स्क्वायर होता है, dm r स्क्वायर, dm r स्क्वायर, वेयर व्हाट इज r, r इज एक्चुअली दिस लेंथ, ठीक है, उसकी एक्सिस से डिस्टेंस, उसकी एक्सिस से डिस्टेंस, प्लीज नोट x नहीं लिखेंगे यहां पे, r लिखेंगे, r, ये घूम रहा है इस तरह से, रोटेट कर रहा है, इसकी एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो r, dm r स्क्वायर, ठीक है। तो dm तो हम निकाल चुके हैं m बाई एल dx, और ये r स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो एक छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा गया है, सिर्फ एक छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आएगा, ऐसे जितने छोटे छोटे पार्ट्स है सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, तो एक इसको पकड़ेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, m बाई एल आर स्क्वायर dx, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालते हैं, m जो है वो कांस्टेंट है, 5 kg दिया हुआ है तो कांस्टेंट ही होगा ना, चलो 5 लिख देते हैं। l जो है लेंथ है 2, वो भी कांस्टेंट है। r जो है स्टूडेंट्स वो कांस्टेंट नहीं है, ध्यान दो आप, r दिया हुआ भी नहीं है। r कांस्टेंट क्यों नहीं है, आपने ये एलिमेंट लिया तो r ये है, अगर आप एलिमेंट यहां लोगे तो r ज्यादा आएगा ना, r ज्यादा आएगा, तो हर एलिमेंट के लिए r अलग है, ठीक है। r क्यों वेरिएबल है, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, r क्यों वेरिएबल है, बिकॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एनिमल, डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, हर एलिमेंट के लिए वो अलग है, ठीक है। इसलिए r जो है वेरिएबल है, उसको बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो गई, क्या प्रॉब्लम हो गई, दो वेरिएबल हो गए r और x, अब तो इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है ना स्टूडेंट्स। ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में जब दो वेरिएबल हो जाए तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो दोनों में से किसी एक वेरिएबल को गायब करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, गायब करना पड़ेगा। कैसे गायब करेंगे, दोनों में कोई रिलेशन ढूंढो, दोनों में कोई रिलेशन ढूंढो। देखो भाई, ये r है और ये x है, रिलेशन तो दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से दिख रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू r बाई एक्स, थीटा यहां 30 है तो साइन 30 इज इक्वल टू r बाई एक्स, यानी हाफ इज इक्वल टू r बाई एक्स, ठीक है। तो यहां से स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 5/2, r को लिखेंगे कितना, x बाई 2, यहां से का स्क्वायर dx, तो ये जाएगा 5/8 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेट हो जाएगा ना, एक ही वेरिएबल x, समझ लो बात को। अब लिमिट पुट करना पड़ेगा, लिमिट कैसे पुट करते हैं स्टूडेंट्स, स्ट्रीम केस को देखते हैं, स्ट्रीम केस को। देखो, अगर हमने एलिमेंट यहां पे लेते तो ये एक स्ट्रीम केस होता, और एलिमेंट यहां पे लेते तो स्ट्रीम केस होता। ये बाकी सारे एलिमेंट्स इन दोनों के बीच में होते, ठीक है। तो यहां पे एलिमेंट लेते तो ये एक स्ट्रीम केस होता है, यहां पर एलिमेंट लेते तो स्ट्रीम केस होता, सही है। यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, x ये डिस्टेंस है, यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, 0। यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, x वो होगा लेंथ ऑफ द रॉड, दैट इज 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो दैट विल बी 5/8 x क्यूब बाई 3, ठीक है स्टूडेंट्स, दैट विल बी 5/8 8 क्यूब बाई 3, दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है। अगर आपको इंटीग्रेट करना नहीं आता है ये सब तो कोई खास बात नहीं है, हम धीरे धीरे ये सब सीख जाएंगे, ये सीखना अभी हमारा एम नहीं है, हमारा एम है यहां तक, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, यू शुड हैव अ लुक एट इट, ठीक है। हालांकि बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है, सो बी केयरफुल ऑल्सो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।